हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एशियन टॉपिक के बारे में। एंड सबसे पहले हम इसका क्रिटिसिज्म देखेंगे। तो अगर हम बात करें क्रिटिसिज्म के बारे में, तो एशियन कंट्रीज़ में ना सबसे पहले आप कह सकते हैं कि इसमें जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो स्लो है ना। एंड इंटीग्रेशन लेवल है ना, इसमें भी स्लो है। एंड बायलेटरल्स कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ओके। एंड साथ ही जो एशियन, आप कह सकते हैं कि जो एशियन कंट्रीज़ है, इसमें सिक्योरिटी कम्युनिटी बनाई जाती है। जैसे यूरोपियन यूनियन ले लें हम, है ना। तो उसमें हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन बनाए रखे हैं। इसमें कम्युनिटी है, एंड सोशियो कल्चरल कम्युनिटी है, इकोनॉमिक कम्युनिटी है, जिसका अभी देखें तो 1.5 ट्रिलियन वर्थ है। ओके। एंड साथ ही ये फ्यूचर में बढ़ भी सकता है। एंड सिक्योरिटी ऑफ कम्युनिकेशंस इसमें बताया गया है। जैसे सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि इंडिया के साथ कनेक्टेड है, इंडियन ओशन को सेव करता है ना, ट्रेड के लिए। एंड चाइना का जो एग्रेसिव पावर है, जो एग्रेसिवनेस है, उससे सिक्योर करता है। ओके। तो ये चीज़ें भी कॉमन हैं। और इसके बारे में हम जब इंडिया का हम जो फॉरेन अफेयर्स हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में देखेंगे। एंड सबसे पहले अगर देखें तो एशियन का ऑब्जेक्टिव क्या था, है ना। ग्रुपिंग साथ में इतनी सारी कंट्रीज आई, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इकोनॉमिक ग्रोथ था, है ना, सोशल प्रोग्रेस था, कल्चरल डेवलपमेंट होना था, एंड साथ ही प्रमोट करना था रीजनल पीस को, स्टेबिलिटी को, बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ एंड यूएन चार्टर। एशियन वे क्या है उसको भी हम समझते हैं। एशियन वे इज एन अप्रोच adopted by Asian countries to resolve disputes in a region and promote regional integration. At the time of formation of एशियन जो ग्रुपिंग बन रही थी, तो उसमें कुछ स्मॉलर मेंबर्स थे। सिंगापुर वर फेयर फ्रॉम द हायर बिगर मेंबर्स लाइक मलेशिया, इंडोनेशिया। They can use to coercive measure to use the implementation decisions according to their own nation's interest, and hence Asian way emerged to address the concern of smaller neighbors so that they can veto in any decisions. And the prominent features of Asian way are the process of consultations and consensus in decision making, no interference in internal affairs, and no use of force, non-confrontations to resolve bilateral issues, maintaining close interpersonal and contact among with top leaders. Thus, Asian way different from European Union approach of integrations, and European Union work on the principle of supranationalism. मतलब अगर हम इसको देखें तो डिसीजन टेकिंग बियॉन्ड द बाउंड्री मतलब ये यूरोपियन यूनियन है ना, उसमें 27 जो स्टेट्स हैं, उन्होंने एक ही करेंसी को अपनाया हुआ है। जैसे और सारी कंट्रीज अगर मिलके एक कंट्रीज फॉलो करें कि हम अपनी सारी कंट्रीज को मतलब फॉलो मतलब अपनी जो करेंसीज है ना उसको फॉलो ना करते हुए एक एक जो करेंसी ना उसको फॉलो करते हैं, ये एक डिसीजन है बहुत ज़्यादा, मतलब एक बियॉन्ड बाउंड्री टेकिंग डिसीजन है ना। इसको बोलते हैं सुपर नेशनलिज्म ऐसे डिसीजंस को। वेयर एज एशियन वे इज फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनलिज्म, जैसे कॉपरेशन बिटवीन कंट्रीज, है ना, इंटरनेशनलिज्म इसमें आता है। एंड एज वेल एज मेंटेनिंग फॉर नेशनल सॉवरेनिटी। उसके बाद वेयर एज यूरोपियन यूनियन प्रमोट इंस्टीट्यूशनलिज्म, वेयर एज एशियन वे इज फॉर मिनिमल इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड इनफॉर्मेलिटी। इसका मतलब अगर हम देखें तो यूरोपियन यूनियन में ना हर एक सिस्टम के लिए एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे ईयू कोर्ट, ईयू पार्लियामेंट, ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है। बट एशियन में ऐसा कुछ नहीं है, इनफॉर्मेलिटी चल रही है इसमें, है ना। इसमें प्रॉपर सिस्टम है। क्रिटिसिज्म में अगर हम देखें एशियन वे का, तो एशियन वे हैव बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर ब्लंडिंग एशियन कैपेसिटी फॉर हैंडलिंग प्रॉब्लम्स इन म्यांमार, थाईलैंड, एज वेल एज ह्यूमन राइट abuses, म्यांमार, थाईलैंड कंट्रीज। एंड European Union maintenance of democracy, respect of human rights, and no compromise with these issues is acceptable. Asian Way gives equal decision-making power to all countries because of consensus and based on approach is adopted. Thus, every members have veto power in case of Asian. Hence, decision-making progress is extremely slow. And in recent time,
it has been suggested that ASEAN member should have less rigid approach, okay, with respect to cardinal principle of the ASEAN way if they wish to see more cohesive and relevant community at global level, है ना। रिजिड अप्रोच को मतलब लेस करने का बोला है अगर वो रिलेवेंट कम्युनिटी आगे फ्यूचर में ग्लोबल लेवल पे होना चाहते हैं तो। उसके बाद एशियन इकोनॉमिक जो कम्युनिटी है ना उसके बारे में देखते हैं। एशियन हैज मेड ग्रेटेस्ट प्रोग्रेस इन एरियाज ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस एंड एशियन मार्केट इज वर्थ ऑफ 1.5 ट्रिलियन डॉलर and Asian Free Trade Areas is foundation of economic community. Asian economic community has been able to transform ASEAN as powerful economic force. Today, ASEAN has become part of regional comprehensive economic partnership agreement and which makes ASEAN a part of global supply and chain and economic force in areas at global level. सिक्योरिटी काउंसिल कम्युनिटी को देखें तो जो एशियन जो ग्रुपिंग है एज कॉमन इंटरेस्ट इन द प्रोटेक्शन ऑफ स्लॉक SLOC मतलब सी लेन ऑफ कम्युनिकेशंस जो कि इंडिया से भी काफ़ी कनेक्टिविटी है एंड ASEAN has the common thread in form of China which has de-established the whole region and this common thread is further cemented by the bilateral ties among the members of countries and the basic ideas behind the Asian security community was to create mechanism so that outstanding disputes can be resolved and armed confrontation among the members of countries can be avoided. एंड साथ ही अगर हम देखें तो यूरोपियन यूनियन में तो अगर हम यूरोपियन यूनियन को स्टार्टिंग से देखें इसका बैकग्राउंड देखें तो ना आपको सबसे पहले यहाँ पे ना जो कंट्रीज हैं 27 कंट्रीज इनमें मतलब 30 साल तक जो 30 ईयर्स तक है ना वॉर चला था और वो आज साथ है मतलब एक तरीके से इंटीग्रेशन ये एक चौंकाने वाली बात है कि है ना 30 ईयर्स तक जिस कंट्रीज में वॉर चला वो आज साथ में है ना और कंट्रीज वगैरह जो आप कह सकते करेंसी वगैरह में भी काफ़ी फॉलो करते हैं तो ये चीज़ है ना एक बेटर एग्जांपल है बेस्ट एग्जांपल है दुनिया के सामने। तो ग्रुपिंग ऑफ 27 नेशंस है एंड दिस ग्रुपिंग इंश्योर करता है पीस को 30 ईयर्स का इनका वॉर चलाता है एक टाइम पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकंड यहीं पे हुआ है एंड देखो फंक्शन क्या है इनका कोऑपरेशन एंड पीस स्टेबिलिटी का। यूरोपियन यूनियन ना जब बात आती है नेशनल सिक्योरिटी का तो नेशनलिज्म आता है ओके मतलब कह सकते हैं सुपर नेशनलिज्म भी आ जाता है इकोनॉमिक जब इकोनॉमिक टॉपिक पे अगर बात होती है इंटरनेशनलिज्म कॉपरेशन एंड सुपर नेशनलिज्म मतलब जो डिसीजन लिए जाते हैं बियॉन्ड द बाउंड्री ओके। फिलोसफिकल ओरिजिन अगर हम देखें ना तो इमैनुअल कांट का बोलना था बताना था कि अगर है ना वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन में अगर पीस चाहिए तो परपेचुअल पीस अगर चाहिए तो सबसे पहले डेमोक्रेसी लाओ उसके बाद फ्री ट्रेड एरिया ओके FTA जिसमें अबॉलिशन होना चाहिए टैक्स या कस्टम ड्यूटी का। और रिचर्ड कॉबडेन ने भी यही बात कही थी इंस्टीट्यूशन अगर बने तो उसमें पॉलिटिशियन को दूर रखो इसमें क्योंकि वो चाहते हैं झगड़ा हो सब कुछ ऐसा हो जिसमें हमारी पार्टी आए तो वो चाहते ही हैं। टेक्नोक्रेट्स होने चाहिए उसमें इंस्टीट्यूशन में जैसे साइंटिस्ट इंजीनियर। फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर रॉबर्ट शूमन थे उन्होंने जो ECSC मतलब यूरोपियन कोल स्टील कंपनी चार मतलब बताया था इसके बारे में बोला था और बताया भी था कि जो चेयरमैन थे जीन माउंट है ना उन्होंने जर्मनी और फ्रांस को लेके आए थे साथ में किसमें कोल एंड स्टील को लेके ओके। साथ ही इवोल्यूशन ऑफ EU का हम देखें तो सबसे पहले ना बेनेलक्स ट्रीटी आई थी 1947 में इसके बारे में हमने पढ़ा भी था। बेल्जियम नीदरलैंड एंड लक्समबर्ग इन तीनों ने कंट्री ने साइन किया था इसमें ट्रीटी में। उसके बाद ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल आया था 1948 में जिसमें ब्रिटेन एंड फ्रांस साथ में आए थे। उसके बाद बेनेलक्स भी आ गया था। ECSC जैसे आप जानते हैं 1950 में कोल एंड स्टील कंपनी है। फ्रांस एंड जर्मनी साथ में आए थे उसके बाद इटली आ गए थे उसके बाद बेनेलक्स आ गया था मतलब इसमें 3 बड़ी कंट्रीज और 3 छोटी कंट्रीज इसमें आ गए थे मतलब 6 कंट्रीज
एंड ट्रीटी ऑफ रोम भी आया था 1957 में, जिसमें एफटीए आया था, जिसमें कस्टम्स है वो यूनिफाइड होना चाहिए। उसके बाद एग्रीकल्चर पॉलिसी पे भी ध्यान दिया गया था, ओके, जिसमें सब्सिडीज दी जा रही थी, क्योंकि एग्रीकल्चर भी एक सेंसिटिव टॉपिक है, उसमें ध्यान भी देना था। उसके बाद ईईसी, यूरोपियन इकोनॉमिक जो कम्युनिटी थी, उसके ऊपर भी ध्यान दिया था। ईईसी जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी थी, उसमें एक्सपेंशन हुआ था 1973 में, जिसमें ब्रिटेन आ गया था, इसमें ज्वाइन हो गया था। एंड देखो यूरोटॉम, इसमें देखो क्या होता है कि जो R&D है ना सभी 27 स्टेट्स का, वो इसमें होगा, एंड न्यूक्लियर एनर्जी है ना इसमें बनाई जाएगी, ओके। तो होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एंड एक ये क्वेश्चन है हेजीमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी के ऊपर, है ना, यूएसए के, तो इसको आपको एक बार अपने मन से ध्यान में देना है, ठीक है। मतलब आपको इसके बारे में आपको ही पढ़ना है, एक क्वेश्चन है ये, ओके। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।